गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और शेयर्स की सारी वीडियोस अपलोडेड हैं और आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इशू ऑफ डिवेंचर्स, और इशू ऑफ डिवेंचर्स का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बोर्ड एग्जाम में आता है 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन, और कई बार ये 4 मार्क्स में भी देखने के लिए आपको मिल जाता है। इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक है जब हम डिवेंचरों को इशू कर रहे हैं पर उसके बदले में कोई भी कैश वसूल नहीं कर रहे हैं। कंपनी जब डिवेंचर इशू कर रही है, कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब कैश के अलावा भी डिवेंचर इशू किए जा सकते हैं। पहला केस था डिवेंचर को कैश के बदले में इशू कर सकते थे। कंपनी को फंड चाहिए, पैसा चाहिए, तो कंपनी ने डिवेंचर को इशू किया, पैसा ले लिया। अब इस केस में क्या है, डिवेंचर तो इशू हो रहे हैं परंतु फर्म के पास कोई भी पैसा नहीं आ रहा है, कंपनी के पास कोई भी पैसा नहीं आ रहा। इस केस में क्या है, डिवेंचर प्रमोटर्स को भी दिए जा सकते हैं, अंडर राइटर्स को भी दिए जा सकते हैं। जब हम किसी एसेट्स को परचेज करते हैं वेंडर से तब कर सकते हैं, या किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं, किसी कंपनी को हम परचेज कर रहे हैं, उस कंडीशन पे भी हम अपने डिवेंचर्स को दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी देखने के लिए मिलता है और आपको बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स में या 3 मार्क्स में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है, और करनी ज्यादा एंट्री होती नहीं, 2 ही एंट्री आती है। तो केस 1 में जब बता रहा हूं प्रमोटर को इशू करेंगे, तो प्रमोटर क्या होते हैं, कंपनी के फाउंडर मेंबर होते हैं। जब उनको शेयर्स देते हैं तो कई बार कंपनी क्या कहते हैं, प्रमोटर को डिवेंचर्स भी दे देती है। इशू आपने ये टॉपिक इशू अदर देन कैश का शेयर्स में भी पढ़ा था, वहां पे हमको शेयर्स दे रहे थे, यहाँ पे हम डिवेंचर्स दे रहे हैं, बस यही अंतर है। करने का तरीका बिल्कुल सेम है, जैसे आपने पहले किया था सेम वैसे ही करेंगे। जब हम प्रमोटर को दे रहे हैं, केस 1 में क्या आ रहा है, हम इशू कर रहे हैं डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रमोटर्स। अब प्रमोटर्स को कब देंगे, प्रमोटर को देने के 2 केस बनते हैं। इन्होंने अगर जो खर्चे किए होंगे हमारे, कौन से, इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जब कंपनी स्टार्ट हो रही थी उस समय भी कंपनी के कुछ खर्चे होते हैं, कंपनी के प्रोस्पेक्टस के खर्चे होते हैं, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं, ठीक है। तो ये कई सारे खर्चे होते हैं, उन खर्चे को प्रीमियरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो भी हुए, कंपनी उसके बदले में उनको डिवेंचर्स दे रही है, तो इसकी जो एंट्री पास होती है वो होती है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। बीइंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस जो थे वो पेबल हैं। अब मान लेते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हमारे 5 लाख हुए। कितने हुए, 5 लाख। हमने इनके बदले में उनको क्या दे दिए, अपनी कंपनी के डिवेंचर्स दे दिए। तो प्रमोटर्स अकाउंट जो क्रेडिट है, जब प्रमोटर्स को डिवेंचर देंगे तो कंपनी के पास से डिवेंचर्स जा रहे हैं, प्रमोटर्स आ रहे हैं, तो ये प्रमोटर्स का जो क्रेडिट है ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू, जो भी हम परसेंटेज डिवेंचर जितना भी दे रहे हैं उनको हम इशू कर देते हैं। बीइंग डिवेंचर्स allotted to promoters। ठीक है, ये 5 लाख के डिवेंचर्स हमने उनको दे दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलग केस कंप्लीट होता है हमारा प्रमोटर्स वाला। बहुत ही सिंपल सा फंडा है, जितने भी हमारे इनकॉर्पोरेशन के खर्चे हैं वो हमने देने हैं प्रमोटर्स को, उसके बदले में हमने डिवेंचर्स दे दिए। अच्छा, यही केस आपने कंपनी के शेयर्स में भी पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर्स में। तो वहां पे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस डेबिट टू प्रमोटर सेम एंट्री थी, प्रमोटर्स की जगह यहाँ डिवेंचर की जगह शेयर कैपिटल आ रहा था। तो इससे प्रीवियस टॉपिक में कई बार एग्जाम में वो भी आ जाता है, तो वहां पे डिवेंचर की जगह क्या आ जाएगा, शेयर कैपिटल। वैसे बेसिकली वो प्रमोटर डिवेंचर्स को लेना पसंद इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें परसेंटेज डिवेंचर लिखा है। परसेंटेज डिवेंचर का मतलब है अगर 10% वाले इशू कर रहे हैं तो इनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा
10% के हिसाब से मिलेगा। 12% डिवेंचर है तो 12% के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा इनको, और कंपनी डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देती है, हर 6 महीने में देना पड़ता है उन्हें। ठीक है, तो ये वाला केस समझ में आ गया। इसके बाद आता है आपका अंडर राइटर्स को देना। केस यही है, यानी कि केस 2, ये तो केस 1 है, केस 2 में क्या कर रहे हैं हम, अंडर राइटर्स को दे रहे हैं। अंडर राइटर्स क्या होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी को बेचने के लिए हम प्रॉपर्टी डीलर को अपॉइंट करते हैं, और प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, उन प्लॉट्स को बेचता है, खरीदने और बेचने के एवज में वो क्या करता है, कमीशन लेता है। ठीक है ना। अगर किसी वजह से प्रॉपर्टी डीलर उस प्लॉट को नहीं बेच पाता है तो वो सारे उसी को खरीदने पड़ते हैं। जब एक कॉलोनी कटती है, कॉलोनाइजर जब कॉलोनी काटता है तो वो कुछ बेल्ट क्या करता है, प्रॉपर्टी डीलर को बेच देता है रेट टू रेट, मतलब ये रेट टू रेट कह सकते हो, अपना 150 रुपए का जो भी मार्जिन लेना है वो दे देता है, मतलब मार्केट रेट से कम पे देता है। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कॉलोनी कट रही है, ठीक है, यहाँ पे ये रोड है और यहाँ पे हमने प्लॉटिंग कर दी, ठीक है, ये प्लॉटिंग हो गई, ये प्लॉटिंग चल रही है हमारी। तो यहाँ पे कॉलोनाइजर ने कहा कि मुझे ना ये वाली बेल्ट दे दो, इतनी बेल्ट मैं ले लेता हूँ, और मार्केट रेट है मान लेते हैं हम 1700 रुपये में कॉलोनी काट रहे हैं, 1700 रुपये फीट पे काट रहे हैं, हमने उसको 1400 रुपये फीट पे दे दी कॉलोनी, और हमको जो पड़ी थी ये 1300 रुपये पड़ी थी, तो हमने 100 रुपये का मार्जिन लेके कम मार्जिन पे उसको दे दी। इससे क्या हुआ, हमारे पास अच्छा फंड आया, हमने जिसकी ये लैंड थी उसको ये पेमेंट कर दिया। अब वो कॉलोनाइजर, ये जो प्रॉपर्टी डीलर है, 1700 से कम के भाव पे नहीं बेचेगा इसको, ये तय होता है हमारा 1800 बेच, 1900 बेच, और 1700 के कम पे अगर वो बेचेगा तो हमसे कौन खरीदेगा, हम तो 1700 में बेच रहे हैं ना उसको, तो वो 1700 से कम में नहीं बेचेगा, उससे ऊपर ही बेचेगा। इन केस अगर वो बेच नहीं पाया तो ये सारे प्लॉट के पैसे उसे हमें देने पड़ेंगे, तो यही इसका मार्जिन होता है, इसी में वो अपना पैसा कमाता है। लेकिन अब कंपनी के केसेस की बात करता हूँ। कंपनी क्या करती है, जब शेयर इशू करती है मार्केट में, जो पब्लिक कंपनी होती है, जितने भी वो शेयर इशू करती है, उसका 90% सब्सक्राइब होना बहुत जरूरी है। अगर 90% सब्सक्राइब नहीं होता तो कंपनी को सारा पैसा वापस करना पड़ता है। इस केस में क्या होता है, कंपनी रिस्क नहीं लेना चाहती, जो नई कंपनी है, जिनका अपना कोई ब्रांड नहीं है, जिनकी कोई अपनी की अपनी एक पहचान नहीं है। अब रिलायंस इंडस्ट्री किसी प्रमोटर्स, किसी अंडर राइटर्स को अपॉइंट नहीं करती, क्योंकि उसके नाम से शेयर्स क्या होते हैं, अपना भी बिक जाते हैं, और एक गुना नहीं कई गुना सब्सक्राइब हो जाते हैं। यानी कि अगर 1 लाख शेयर इशू कर रही है तो 8 या 10 लाख के लिए एप्लीकेशन आ जाएगी, कि ओवर सब्सक्राइब 8 गुना हो जाता है उसका, समझ रहे हैं ना। तो वो क्यों करेगा अंडर राइटर्स अपॉइंट, क्यों देगा उनको कमीशन, जब उसका सौदा पहले ही ओवर बिक रहा है, लेने वाले ज्यादा हैं, उसके पास कम है देने। तो ऐसे केसेस में अंडर राइटर पॉइंट नहीं होता है। अंडर राइटर पॉइंट कहाँ होता है, जहां पे कंपनी के शेयर्स बिकने के चांसेस कम होते हैं। एक नई कंपनी मार्केट में आ रही, लोगों का उस पर विश्वास नहीं होगा, लोग उस कंपनी को जानते नहीं है, तो ऐसी कंपनी में लोग पैसा क्यों लगाएंगे। तो ऐसी कंपनी के लिए हम क्या करते हैं, कंपनी को कुछ पता है कि यार कंपनी के पास कुछ तो प्रमोटर ले लेने हैं, कुछ उनकी जान पहचान के रिश्तेदारों ने लेने हैं, तो वो तो शेयर बिक गया है, कुछ उनके नाम से भी आ जाएंगे, जिनको उनके बारे में पता होगा, जो उनके एम्प्लॉइज होंगे, उनके कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार होंगे, वो सभी खरीदते हैं ना उन कंपनी के शेयर्स, उन्हें तो पता है उस कंपनी के बारे में। लेकिन जब अंडर राइटर्स को हम अपॉइंट करते हैं तो अंडर राइटर्स को ये सोच के करते हैं कि भैया ठीक है, कंपनी ने मान लेते हैं 500 करोड़ के शेयर बेचने हैं, 500 करोड़ का 90% कितना हुआ, 450 करोड़ के एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती है तो जितना पैसे की एप्लीकेशन आई सबको हमें पैसा वापस करना पड़ेगा। मान लेते हैं 400 करोड़ के लिए एप्लीकेशन आई, तो 50 करोड़ कम होने की वजह से हमारी कंपनी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, हमें सारा पैसा वापस करना पड़ेगा। तो हम इस रिस्क को नहीं लेते, कंपनी मान के चलती है 500 करोड़ में से 300 करोड़ के शेयर तो मैं बेच दूंगी, तो बच्चे के 150 करोड़ का पंगा है ना मेरा। तो 150 करोड़ के लिए मैंने क्या करा, एक अंडर राइटर्स को अपॉइंट कर लिया, या 200 करोड़ के लिए मैंने एक अंडर राइटर को अपॉइंट कर लिया कि भाई 200 करोड़ के आप शेयर्स बेचो, 200 करोड़ पे तुम्हें एक फिक्स परसेंटेज होता है कंपनी का, उसको कमीशन देना होता है, ठीक। तो अंडर राइटर्स ने अगर वो शेयर्स नहीं बेच पाया तो अंडर राइटर्स को सारे शेयर्स खरीदने पड़ते हैं। बीकॉम में जब पढ़ोगे ना बेटा, अंडर राइटर्स कमीशन का एक चैप्टर है अंडर राइटर्स का, वहां एक चैप्टर देखने के लिए मिलेगा। और आप जब बीकॉम में आएंगे आपको इस चैप्टर में प्रॉब्लम्स आएगी, तो बिंदास होके बोलना, इसकी वीडियो बना के जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। जुड़े रहो बीकॉम तक भी, बीकॉम में भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लिखिए चैप्टर का नाम, और जल्दी वो वीडियो भी अपलोड मिलेगी। और स्टार्ट करते हैं। तो अंडर राइटर से तो समझ में आ गया, अंडर राइटर को कमीशन दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, अदर देन कैश के केस में क्या है, हम उसे पैसा नहीं दे रहे, हम उसे कह रहे हैं कि यार हमारी कंपनी के डिवेंचर ले लो। डिवेंचर से सबसे बड़ा फायदा क्या है अंडर राइटर्स को, एक तो कंपनी के डिवेंचर आ गए, कंपनी उनका क्या हो गई, कंपनी का एक तरह से लोन हो गया उनके ऊपर। अगर कंपनी को सबसे पहले क्या देना है, कंपनी को जो भी मुनाफा होगा, मुनाफा तो बाद में होगा, सबसे पहले
उसका डिबेंचर होल्डरों को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अंडरराइटर के पास वो डिबेंचर्स हैं, तो अंडरराइटर को इंटरेस्ट मिलता रहेगा और कंपनी में उनका अधिकार हमेशा बना रहेगा। जब तक कंपनी सारे डिबेंचर होल्डरों को पेमेंट नहीं कर देती तब तक वो कंपनी के हमेशा लेंडर रहेंगे, यानी कि कंपनी को उन्होंने लोन दे दिया एक तरह से। ठीक है, तो जब अंडरराइटर्स को देते हैं तब हम क्या एंट्री पास करते हैं, तब ये देखें सेम यही है, जैसे प्रमोटर लिखा है ऐसे ही अंडरराइटर्स होते हैं। ठीक है, अब देखें यहां लिखा था इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, तो यहां पे लिखेंगे अंडरराइटिंग कमीशन। ठीक है, हमने इश्यू ऑफ डिवेंचर किसको की है, टू अंडरराइटर्स। ये आ गया आपका केस 2। तो पहली एंट्री क्या है, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स। जैसे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस पेबल था तो यहां आ जाएगा अंडरराइटिंग कमीशन पेबल, अंडरराइटिंग कमीशन पेबल। मान लेते हैं ये अंडरराइटिंग कमीशन जो है वो है आपका 3 लाख। कितना है, 3 लाख। हमें 3 लाख का कमीशन देना है। ठीक है, और दूसरी एंट्री क्या बन जाएगी, जब हम कमीशन देंगे तो अंडरराइटर जो क्रेडिट है इसको क्या करना पड़ेगा, हमें डेबिट करना पड़ेगा। तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। क्या बन जाएगा, परसेंटेज डिवेंचर, और नरेशन वही आ जाएगा, बीइंग डिवेंचर अलॉटेड टू अंडरराइटर्स। अब ये शेयर्स में भी यही था, शेयर्स में केस क्या था, सेम एंट्री थी, परसेंटेज डिवेंचर की जगह क्या आ गया था, शेयर कैपिटल आ गया था बस। तो आई होप कि ये वाला पार्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अधिकतर जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ये वाले जो क्वेश्चन है प्रोमोटर और अंडरराइटर के, ये एमसीक्यू में देखने के लिए ज्यादा मिलते हैं। सर एमसीक्यू में किस तरह से आएंगे, एमसीक्यू में आ जाएगा नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू किए। अब जो डिवेंचर इशू किए जाते हैं वो 3 तरीके से किए जाते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। ठीक है ना, इसी बीच में आस्था पार्ट है मोबाइल पे लगते हुए। यहाँ रखो बेटा यार, थोड़ा बहुत अकाउंट से भी कर ले, मोबाइल तो हमेशा तेरे पास ही रहता है। तो यहाँ पे ये चीज समझ में आ गई। अब ये जो केस है वेंडर ऑफ एसेट्स और परचेज ऑफ बिजनेस, ये 2 क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स में और 4 मार्क्स में देखने के लिए मिलते हैं। और वही प्रमोटर अंडरराइटर्स के भी आ जाते हैं, भाई ये नहीं कहूंगे नहीं आते, बट बहुत कम आते हैं एमसीक्यूज में देखने के लिए ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और अब मैं कराता हूं आपको वेंडर ऑफ एसेट्स। तो केस 3 देखते हैं। केस 3 में वेंडर ऑफ एसेट्स, इसमें क्या करते हैं, हम एसेट्स को खरीदते हैं। जैसे हमने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कुछ भी खरीद लिया है, उसके बदले में हम वेंडर को हम पैसे ना देके उसको दे रहे हैं डिवेंचर्स। तो जैसे सपोज दैट थर्ड केस क्या है, वेंडर ऑफ एसेट्स। इसका मतलब है पहली एंट्री बनती है इसमें, जैसे परचेज ऑफ बिल्डिंग करी हमने, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मान लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी ₹10 लाख की परचेज की है। तो एंट्री बन जाएगी हमारी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट
डेबिट टू वेंडर अकाउंट। अच्छा, वेंडर आपको तब लिखना है जब किसी बंदे का नाम नहीं दिया है। अगर नाम दिया होगा राम, मोहन, सोहन या राम एंड कंपनी, श्याम एंड कंपनी, तो उसका नाम लिखना है वेंडर का। वेंडर्स अकाउंट बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड। 10 लाख की परचेज की है। ठीक है, सेकंड नंबर है, इसके बदले मैंने इशू कर दिया डिवेंचर, इशू डिवेंचर्स टू वेंडर। अब देखो ये डिवेंचर जो हम इशू करेंगे वो 3 तरीके से करते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। वो अंडर राइटर्स में भी सेम है, प्रमोटर्स को भी सेम है। ये जो डिवेंचर इशू करने वाली एंट्री है ये हर केसेस में सेम रहती है। ठीक है, अब जब हमने डिवेंचर मान लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ ना कहा जाए एट पार ही कर रहे हैं, तब क्या एंट्री बनेगी, मान लेते हैं इशू एट पार। अगर एट पार देंगे तो क्या एंट्री बनेगी, वेंडर्स डेबिट, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। और एट पार के केसेस में क्या रहेगा, अमाउंट 10 लाख ही रहेगा। ठीक है, अगर हमने एट प्रीमियम पे किया है इसी डिवेंचर को, एट प्रीमियम पे इशू किया है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, वेंडर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर और टू SPR, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब मान लेते हैं यहाँ पे तो हमने 100 रुपये पे दिया है, यहाँ पे दे देते हैं, मान लेते हैं 125 रुपये का, 125 रुपये, यानी कि 25 रुपये प्रीमियम पे दिया है। तो इस केसेस में तो सिंपल है, 10 लाख डिवेंचर्स हैं, सॉरी 10 लाख रुपए देने हैं, डिवाइडेड बाय 100 किया तो कितना आ गया हमारा, 10,000 डिवेंचर। ठीक है ना, 10,000 डिवेंचर आ गए। इस केस में देखो 10 लाख रुपए देने हैं और 125 रुपए का एक डिवेंचर है, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ जाएंगे, 10 लाख डिवाइडेड बाय 125 करो, नंबर ऑफ डिवेंचर निकल के आ जाएंगे, कितने आ रहे हैं, 8,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिवेंचर की वैल्यू हमेशा 100 रुपए रहेगी, ध्यान रखना। आप बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, यहाँ पे डिवेंचर कितने इशू किए हमने, 8,000, और डिवेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 8 लाख। और 8,000 डिवेंचर पे 25 रुपए हमारा प्रीमियम है, तो कितना आ जाएगा, 2 लाख। और देना कितना था उसको, 10 लाख। समझ में आ गया, केस क्लियर है। तो डिवेंचर इशूड एट पार भी कर दिया, एट प्रीमियम भी कर दिया, और तीसरा केस में यहां दिखा देता हूं, जगह नहीं है, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट के केसेस में एंट्री क्या बनेगी, वेंडर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट। अब यहां देखो कैसे करेंगे, मान लेते हैं हमने इसको जो डिवेंचर है वो दिया है 95 रुपीज पे, कितने पे दिया है, 95 पे इशू किया है, तो उसका मतलब जो डिस्काउंट है, 100 रुपए का डिवेंचर 95 पे किया तो डिस्काउंट कितना आएगा, 5। हमें देने कितने थे, 10 लाख, 95 का एक डिवेंचर है, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आएंगे,
कितना रहा है? 10,526। इसको बस राउंड ऑफ कर देना। आप क्या करेंगे, यहां देखें डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी रहती है? 10,526 रुपए मान लेते हैं, अप्रोक्स मान लेते हैं। 50 पैसे से ऊपर है तो उसको कम कर देना, 50 पैसे से ऊपर है तो राउंड ऑफ कर दो, 27 कर देना। 50 पैसे से कम है हाँ तो इसे 26 ही रहने दो। तो ये 100 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 10,52,600 यही आएगा, ठीक है। और देने तो 10 लाख थे और 52,600 क्या आ जाएगा? डिस्काउंट, ठीक है। ये 3 केसेस बनते हैं थर्ड केसेस का, और इन दोनों में भी यही बनेगा। ये जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पे इशू कर सकते हैं। और ये हम कोई एसेट्स पर्टिकुलर खरीद रहे हैं, इसके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तुमसे, बस उसमें डिजिट चेंज मिलेंगी। प्लांट एंड मशीनरी जगह लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहा होगा, ठीक है, तो यही चीज आएंगी। बाकी करने का तरीका सेम है। अगर लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहा है तो क्या आ जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी की जगह लैंड एंड बिल्डिंग आ जाएगा। अब केस बनता है फोर्थ केस फॉर परचेज ऑफ बिजनेस। जब हम बिजनेस खरीदते हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम में यही वाला केस आता है। इसके जाने के चांसेस 100% है, मतलब सबसे ज्यादा यही आता है एग्जाम में, ठीक है। और इसी के क्वेश्चन कैसे करेंगे, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं। तो लास्ट केस बचता है परचेज ऑफ बिजनेस। जब हम पूरा बिजनेस खरीद लेते हैं, पूरे बिजनेस में जो भी है उसके बिजनेस में जो एसेट्स हैं वो भी लेंगे, जो लायबिलिटीज है वो भी लेंगे, और उसको एक लमसम अमाउंट पे करने की बात करेंगे। मान लेते हैं हमने उसकी प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग सब खरीद ली, ठीक है। समझ लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं एक स्कूल है, ठीक है। अब वो ऑनर उस स्कूल को सेल आउट करना चाह रहा है, वो कहेगा जी प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी जो भी है मेरी, सब डस्टबिन से लेके झूले से लेके सब बेचूंगा जी मैं। आपको पूरा स्कूल खरीदना है, बताओ कितने में खरीदोगे? अब भाई मैंने सारी कैलकुलेशन तो करनी है, जो मेरे पर बैंक का लोन है वो भी आप ही को देना है। समझ में आ गया ना? कुछ नहीं है, मैं एज इट इज जाऊंगा, आप मुझे जब पेमेंट करोगे। तो अब ध्यान देखें, अब उस बिजनेस को अगर मैं कम में खरीद रहा हूं तो मुझे फायदा है, ज्यादा में खरीद रहा हूं तो मुझे लॉस है। जब मैं ज्यादा में खरीदूंगा तो गुडविल आएगी, कम में खरीदूंगा तो कैपिटल रिजर्व आएगा। कैपिटल रिजर्व इसलिए आता है क्योंकि ये कैपिटल प्रॉफिट है, बार बार तो होगा नहीं। मैं मान लेते हैं कि स्कूल है, स्कूल की जो कीमत है वो है, मान लेते हैं 100 करोड़। कितने की है? 100 करोड़ का वो है टोटल, लैंड, बिल्डिंग, इंफ्रा सब लगा के। और मैं इसको 110 करोड़ में खरीद रहा हूं। जो 10 करोड़ जो मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं ये देंगे गुडविल के। इस केसेस में क्या जाएगी? गुडविल। अगर यही स्कूल जो 100 करोड़ का स्कूल है और मैं 80 करोड़ में खरीद लेता हूं तो 20 करोड़ का मुझे कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। अब दोनों में से या तो ये वाला आएगा या ये, दोनों केस नहीं आएंगे, एक ही केस आएगा। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, सबसे पहला है फॉर केस नंबर 4। केस 4 है परचेज ऑफ बिजनेस। परचेज ऑफ बिजनेस। अब परचेज ऑफ बिजनेस में क्या आ रहा है? मान लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी भी आ रही है हमारे पास, इसको भी डेबिट करो। मान लेते हैं ये 3 लाख की आ रही है। लैंड एंड बिल्डिंग भी आ रही है, इसको भी डेबिट करो। ये मान लेते हैं 2 लाख की आ रही है, ठीक है। स्टॉक भी आ रहा है, स्टॉक अकाउंट डेबिट करो, 5 लाख का स्टॉक है। डेप्टर्स भी आ रहे हैं, डेप्टर्स अकाउंट डेबिट 6 लाख के हैं। अब इसकी लायबिलिटी भी आ रही है, बैंक लोन है 2 लाख का, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 5 लाख के हैं। इसके अलावा मैं उस बंदे को, यानी कि जो भी नाम है उसका, मान लेते हैं रामलाल है, रामलाल कंपनी है जिससे मैं ये सारा बिजनेस खरीद रहा हूं, इसको मैं 16 लाख रुपए दे रहा हूं नगद, इस सारे बिजनेस का। अब मेरे को फायदा हो रहा है या नुकसान, इसको देखना पड़ेगा मुझे। इसका टोटल करूंगा और इसका टोटल देखो किसका ज्यादा है। 6 और 5 11 और 2 3 और 2 5 और 5 10 और 6 16,000,
16 लाख आ गया, और इसका कितना आ रहा है ये 21, यानी कि 16 लाख की कंपनी में 21 लाख में खरीद रहा हूं, 23 में आ रहा है। तो 5 और 2 7, और इसको कम कर देते हैं यार, नहीं तो इतनी ज्यादा कौन कर देगा, 13 कर देते हैं, ठीक है। 13 और 2 15, और कितने आगे 5 20 लाख, और ये कितना आ रहा है 16, यानी कि 20 लाख की जो कंपनी थी, 20 लाख सॉरी कितने की कंपनी थी ये, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16 लाख की तो मेरे पास एसेट्स आई, 16 लाख की क्या आई मेरे पास एसेट्स, और लायबिलिटी कितने की है 7 लाख, 7 लाख क्या है मेरी लायबिलिटी। तो मेरे को कितने देने चाहिए थे इसको, 9 लाख देने चाहिए थे, और मैं इसको पेमेंट कितना कर रहा हूं 13 लाख दे रहा हूं, 9 लाख के मैं कितने दे रहा हूं उसको 13 लाख रुपए पे कर रहा हूं। तो मैं ज्यादा दे रहा हूं कम दे रहा हूं ज्यादा, 4 लाख में ज्यादा दे रहा हूं, तो ये मेरी क्या जाएगी गुडविल। बस, तो यहां पे एक जो एंट्री बन जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट 4 लाख, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये गुडविल आ जाएगी 4 लाख की। तो यहां पे आ जाएगा बीइंग बिजनेस परचेज, बीइंग बिजनेस परचेज, ठीक है। अब इसके बदले में अब मैं उसको क्या दूंगा, अपनी कंपनी के डिवेंचर दूंगा। डिवेंचर दे रहा हूं, बदले में पेमेंट कैश में नहीं कर रहा हूं, रामलाल को जो पे कर रहा हूं वो किस में कर रहा हूं, ये क्या है वेंडर, ये क्या हो गया हमारा वेंडर। तो मैंने इसको डिवेंचर दिए, अब डिवेंचर के वही केस बनते हैं, या तो मैं इसको पार पे दूंगा, या प्रीमियम पे दूंगा, या डिस्काउंट पे, इन तीनों में से एक ही केस बनेगा, कोई सा भी केस बन सकता है। इनके मैं आपको समझा चुका हूं सारे। तो एंट्री करते हैं, जब हम पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे, रामलाल डेबिट, रामलाल कौन है हमारा वेंडर, कितना देना हमने वेंडर को 13 लाख, और उसके बदले में हम परसेंटेज डिवेंचर दे रहे हैं, और हमने उसको परचेज कंसिडरेशन 13 लाख पे कर दिया, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट होती है, और इसके क्वेश्चंस हैं पीएस ग्रेवाल के, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नई बुक में आपको न्यू एडिशन जो है वो आपको मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 28 तक पीएस ग्रेवाल के होंगे, क्वेश्चन नंबर 15 से 28। जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट्स आएगा आप मुझसे पूछेंगे, उसकी मैं जल्दी एक वीडियो बना के अपलोड करूंगा। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बेटा अपने कमेंट जरूर करें, और अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बलोनी सर में। और थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, मिलते हैं नई वीडियो में।